हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि लास्ट वाली वीडियो में मैंने बोला था कि टू व्हीलर से रिलेटेड E20 फ्यूल क्या क्या तो नुकसान करने वाला है और कैसे उनसे बचा जा सकता है, इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा। सो हेre's द वीडियो। इस वीडियो में हम सबसे पहले अच्छे से समझेंगे कि E20 किस किस चीज़ को किस तरीके से ख़राब करने वाला है और वो कितनी ज़्यादा भयानक हो सकती है, और उसके बाद में हम जानेंगे कि उससे बचा कैसे जाए। तो ये हमारा आज का जो पूरा मुद्दा है वो है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, वो ये कि इस वीडियो में मैं अनरियलिस्टिक सॉल्यूशंस आप लोगों को नहीं दूंगा। मैं नहीं बोलूँगा कि 150 रुपये लीटर का पेट्रोल है वो आप यूज़ कीजिए, और ना ही मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि जो सॉल्यूशंस मैं बताऊँगा उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो 100% आपका जो नॉन E20 कंप्लाइंट व्हीकल है उसमें आप E20 फ्यूल डालेंगे तो वो सेफ़ रहेगा। 100% सेफ़ तो नहीं रहेगा बॉस। उसके हैं कुछ सॉल्यूशंस, बट वो फ्यूचर में आएंगे। अभी हम जिन चीज़ों पर बात करने वाले हैं वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक आम आदमी डे टू डे लाइफ में कर सकता है या करवा सकता है। तो उनको फॉलो करते हुए हम 70%, 80%, 90% हमारे टू व्हीलर को सेव कर सकते हैं, लेकिन 100% तो नहीं हो पाएगा। तो ये सारी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मैंने जब आपकी सेट कर दी हैं, तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल E20 स्पेसिफिकली के नुकसान क्या हैं हमारे टू व्हीलर्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब हम फ्यूल भरवाएंगे टैंक में तो E20 जो है वो हवा में जो नमी होती है उसको अब्जॉर्ब करने के उसके चांसेस रहते हैं, और अगर पानी इसको थोड़ा बहुत मिल गया डायरेक्टली तो ये फिर पक्का ही उसके साथ मिक्स होकर के एक वार्निश टाइप का गंक है वो क्रिएट कर देगा, जो कि आपके पेट्रोल टैंक में नीचे की साइड जमा होगा। तो जब ये जमा होगा तो कार्बोरेटेड मशीन्स में ये आपकी जो फ्यूल टैप है उसको क्लॉग करेगा, और फ्यूल इंजेक्टेड मशीन्स में आपका जो फ्यूल पंप है उसके फिल्टर को चोक करेगा। जब एथेनॉल के साथ पानी मिक्स होगा या एथेनॉल हवा में जो नमी है उसको एब्जॉर्ब करेगा, तब ये फ्यूल टैंक में रस्ट भी लगाना शुरू कर देगा। शुरू में सरफेस रस्ट लगेगा और फिर ये रस्टिंग जो है वो बढ़ती जाएगी और फ्यूल टैंक जो है वो सड़ जाएगा। उसके बाद में अगर प्लास्टिक का फ्यूल टैंक है या फिर सिस्टम में जहां पर भी प्लास्टिक के पार्ट्स हैं, ये उनको सबसे पहले तो प्लास्टिक पार्ट्स को ब्रिटल करेगा या उनकी स्वेलिंग होगी, वो फिर अपने आप ही डिग्रेड होने लग जाएंगे। रबर के जो पार्ट्स हैं वो भी अपने आप डिग्रेड होने लग जाएंगे, और फिर या तो लीकेज क्रिएट होगा या फिर वो जो कचरा है वो जाकर के सारे फ्यूल सिस्टम को कंटेमिनेट करेगा। उसके अलावा जो पेट्रोल की जो मेन हमारी लाइन होती है वो अगर E20 कॉम्पैटिबल नहीं है, जो कि ऑफ कोर्स नहीं है, अगर व्हीकल नॉन E20 कंप्लाइंट है तो वो फ्यूल लाइन है वो फूल भी सकती है, उसमें क्रैक्स भी आ सकते हैं, और फिर उन क्रैक्स में से सबसे पहले तो भाप बन के जो फ्यूल है वो वेपराइज होगा। आपको स्मेल भी आएगी अगर आप नोटिस करेंगे तो। और उसके बाद में जो फ्यूल लाइन है उस वो इतनी क्रैक हो जाएगी कि भाई पेट्रोल जो है वो लिक्विड फॉर्म में उसमें से बहने लगेगा। फिर बारी आती है ये कंटैमिनेटेड फ्यूल जो है वो हमारे या तो फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम के थ्रू या फिर कार्बोरेटर है तो ग्रेविटी के थ्रू हमारा जो कार्बोरेटर है या फ्यूल इंजेक्टर है उसमें आएगा। तो इंजेक्टर्स जो है उनमें हल्का फुल्का कोरोजन लग सकता है या फिर ओवरऑल जो इंजेक्टर की लाइफ है वो कम हो सकती है, लेकिन मेन जो डैमेज होगा वो होगा इंजेक्टर की भी रबर की रिंग्स पर ही। लेकिन कार्बोरेटर जो है उसमें और ज्यादा दिक्कत है। दिक्कत ये है कि कार्बोरेटर की जो बाउल होती है, नीचे की साइड एक कटोरी होती है जिसमें सबसे पहले फ्यूल आता है, फिर वहां से फ्यूल जेट्स के थ्रू वेपराइज होता है। तो जो बाउल है उसमें ये जो E20 फ्यूल आ रहा है तो वो क्या करेगा, वो वहां पर जमा होगा, और अगेन अगर उसको मॉइस्चर मिल गया तो वो वार्निश टाइप जो गंक है वो बना लेगा, जो कि सबसे पहले बाउल में इकट्ठा होगा, और फिर जैसे जैसे फ्यूल है जेट्स के थ्रू पास होगा तो ये जो कंटेमिनेशन हैं ये भी जेट्स के थ्रू जाएंगे और जेट्स को क्लॉग कर देंगे। और मेटल के जितने भी आइटम्स हैं पूरे फ्यूल सिस्टम में उनका तो कोरोजन तय ही है। तो हमारे मेटल पार्ट सेफ नहीं है, प्लास्टिक पार्ट सेफ नहीं है, और रबर पार्ट सेफ नहीं है। उसके बाद में हमारा फ्यूल इंजेक्शन जो पूरा सिस्टम है, चाहे हमारी फ्यूल की मोटर हो चाहे हमारा इंजेक्टर हो, वो सेफ नहीं है, और हमारा कार्बोरेटर है वो सेफ नहीं है। उसके बाद में जब फ्यूल एटमाइज होकर के हमारे कंबस्शन चैम्बर में जाएगा तो सबसे पहले इमीडिएटली
E20 फ्यूल नॉन E20 बाइक में या स्कूटर में डलाते ही जो चीज़ आपको महसूस होगी वो ये कि एक तो थोड़ी सी पावर कम हो गई है और माइलेज गिर गया है। तो ये कंबस्शन चेंबर में ये जो E20 फ्यूल जा रहा है उसी की वजह से है। उसके बाद में जो इसके और साइड इफेक्ट्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म में होने वाले हैं वो हैं, इंजन है वो ओवर हीट होगा, क्योंकि E20 फ्यूल का जो रेशियो है, जो आइडल एयर टू फ्यूल रेशियो है वो है 3.7 3.8 E20 का, और जो हमारा नॉर्मल होता है वो होता है 14.721। तो देख लो ऑलमोस्ट 10% के लमसम का डिफरेंस है वो आ गया है। तो अब जो आइडल फ्यूल रेशियो है उसके हिसाब से हमारा इंजन डिजाइंड है, चाहे वो कार्बोरेटर वाला हो चाहे वो फ्यूल इंजेक्शन वाला हो, लेकिन हम डाल रहे हैं E20, तो उससे लीन मिक्सचर क्रिएट होगा, मतलब हवा के पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाएंगे और जो फ्यूल का पार्टिकल है वो कंपैरेटिवली कम होगा। E0 में, E5 में, E10 में रेशियो अलग अलग रहेगा, लेकिन E20 का जो रेशियो है वो मैच नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इंजन ओवर हीट होगा, नॉर्मल से ज़्यादा हीट होगा, जिसकी वजह से नॉकिंग हो सकती है। और अगर पेट्रोल जो E20 फ्यूल जो इंजन में जा रहा है उसमें अगर वाटर पॉकेट्स बन गई हैं तो फिर वो पानी जब जब जलेगा तब तब मिसिंग की जो प्रॉब्लम है वो भी आ सकती है। उसके अलावा जब इंजन ओवर हीट होगा तो पिस्टन का टॉप पार्ट डैमेज हो सकता है, वाल्व्स का जो टॉप पार्ट है वो डैमेज हो सकता है, और ये जो लीन कंबशन हो रहा है उसकी वजह से आपका जो ऑक्सीजन सेंसर है उसको भी दिक्कत हो सकती है और जो कैटालिटिक कन्वर्टर है उसको भी दिक्कत हो सकती है। ECU वाली जो मशीन्स हैं, चाहे वो BS4 हो चाहे वो BS6 हो, वो तो हल्का फुल्का ट्वीक है वो कर लेंगी, लेकिन अभी भी जो आइडियल एयर टू फ्यूल रेशियो चाहिए ना E20 को वो नहीं दे पाएंगी। कार्बोरेटर में वो चीज़ आपको ट्यून करके करनी पड़ेगी। तो अगर आपने कार्बोरेटर ट्यूनिंग है वो प्रॉपर्ली नहीं कराई तो चांसेस हैं कि जो डैमेजेस हैं वो और ज़्यादा हो सकते हैं और फास्ट उनकी स्पीड है वो हो सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि कंबस्शन चेंबर में लीन मिक्सचर है वो जनरेट हो रहा है, ऊपर से एथेनॉल की मात्रा भी वो है जिसके लिए ये इंजन डिज़ाइन नहीं किया गया है, और ऊपर से इंजन ओवर हीट भी हो रहा है, तो हमारा जो इंजन ऑयल है उसकी लाइफ पर भी ड्रास्टिक इफेक्ट आएगा। 30 से 40% जो इंजन ऑयल की लाइफ है वो कम हो जाएगी। ये सारी दिक्कतें होने वाली हैं जिनको हमने जान लिया है। तो अब जान लेते हैं कि इनसे बचना कैसे है, और सभी टाइप के व्हीकल ओनर्स के लिए बताने वाला हूं मैं, चाहे आपके पास BS6 हो चाहे BS4 हो चाहे BS3 हो, चाहे फ्यूल इंजेक्टेड मशीन हो चाहे कार्बोरेटेड मशीन हो, और जो लोग बाइक को खड़ी रखते हैं, कम चलाते हैं या स्टोर करने का सोच रहे हैं, सबके लिए मेरे पास सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहले जानते हैं उन लोगों के लिए सॉल्यूशंस जो रोज चलाते हैं। अगर आप रोज अपना टू व्हीलर चला रहे हो तो सबसे कम रिस्क में हो आपको करना ये है कि एक तो 3000 किलोमीटर पर अगर आप इंजन ऑयल बदल रहे थे तो उसको 2500 पे 2500 किलोमीटर पे बदलो। अगर 2500 पे बदल रहे थे तो 2000 पे बदलो, सबसे पहली चीज़। उसके बाद में आपका फ्यूल पंप है, इंजेक्टर है, वो आप जब भी साफ़ करवा रहे थे, लेट्स सपोज आप 10,000 पे करवा रहे थे तो उसको 6-7 हज़ार पे करवाओ। फ्यूल टैंक की सफाई अगर आप साल में एक बार करा रहे थे या आप 10-15 हज़ार 20,000 30,000 किलोमीटर पे करा रहे थे तो उसको भी 30-40% कम कर दो। बेसिकली जो भी आपकी जनरल मेंटेनेंस है उसको 20 से 30% कम कर दो, जल्दी कराने लग जाओ। उसके बाद में दूसरी चीज़, कोशिश करो कि आपकी टंकी हमेशा फुल रहे। अगर टंकी फुल रहेगी तो उसमें हवा के लिए जगह कम होगी, और जब हवा के लिए जगह कम होगी तो हवा में जो नमी है उसके लिए भी जगह कम होगी, और जो रस्टिंग है, जो सरफेस रस्टिंग है, उसके चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरी चीज़ आपको जो करनी है वो ये कि ऐसे पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलाओ जिसमें बहुत ज़्यादा लोग पेट्रोल डलाते हैं। होगा क्या कि जो स्टोरेज है, वैसे तो रूल रेगुलेशंस हैं कि भाई E20 को स्टोर करना है तो टैंक थोड़ा अलग तरीके का होना चाहिए और ज़्यादा उसको टाइट करके रखना है ताकि उसमें नमी या पानी ना जा पाए, लेकिन फिर भी हम, हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में है ना, तो हम खुद कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई पंप लोगों में फ्यूल की सप्लाई है वो कर रहा है, दैट मीन्स कि उसका टैंक है वो जल्दी खाली होगा, मीन्स वो बार बार भरेगा, तो चांसेस हैं कि आपको जो पेट्रोल मिलेगा उसमें नमी पहले से भी कम होगी, और आपने तो प्रिकॉशन रखना ही है।
एक प्रिकॉशन जो रखना है, जो कि ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं और उसी की वजह से ज़्यादा जो तबाही है वो होने वाली है, वो है बारिश के टाइम में या बाइक की वॉशिंग कराते टाइम। बाइक की जो टैंक है उसके अंदर एक ड्रेन पाइप लगी रहती है, मेक श्योर वो ड्रेन पाइप जो है वो आपकी एकदम साफ होनी चाहिए। वो अगर जाम हो गई तो फिर जिस एरिया में आप ढक्कन लगाते हो ना पेट्रोल फिल कराने के लिए, जो ढक्कन आप खोलते हो वो जब लगाओगे तो उस एरिया में पानी जमेगा अगर वो लाइन आपकी चौक होगी तो, और फिर वो पानी जाएगा टैंक के अंदर। बेसिकली टैंक के अंदर किसी भी तरीके से नमी या पानी नहीं जाना चाहिए। 100 बात की एक बात यही है। उसके बाद में आपको बाइक को थोड़ा फास्ट चलाना, थोड़ा रफ चलाना थोड़ा कम करना है, क्योंकि एक तो इंजन पहले से ही ओवरहीट हो रहा है, ऊपर से E20 फ्यूल है जो कि हमारे E0, E5, E10 इंजन्स के लिए परफेक्टली सूटेबल नहीं है। तो इसलिए मशीन को अगर आप थोड़ा आराम से चलाओगे तो मशीन थोड़ी रिलैक्स्ड रहेगी, थोड़ा कम डैमेज आएगा। और जो लोग लंबा सफर करते हैं उनके लिए प्रो टिप ये रहने वाली है कि पहले अगर आप 100 किलोमीटर पर बाइक को रोक के ब्रेक ले रहे थे तो अब 60-70 किलोमीटर पर ब्रेक ले लो। अगर आपकी बाइक 200-250 किलोमीटर चल जाती है, उतनी कैपेबल है, तो आप 150-200 किलोमीटर पर ब्रेक ले लो, ताकि इंजन जो है उसको थोड़ा आराम मिल जाए, वो ओवरहीट ना हो। फिर स्पार्क प्लग जो है उस पर नजर बनाए रखो, थोड़ा जल्दी स्पार्क प्लग को चेंज करने की कोशिश करो, और हो सके अगर आपकी बाइक के लिए सूटेबल मिल जाए तो इरिडियम स्पार्क प्लग लगाओ। नॉर्मल जो आपका स्पार्क प्लग आता है वो 150 रुपए के समथिंग का लेट्स सपोज अगर आता है, तो इरिडियम स्पार्क प्लग 400-500 रुपए का आएगा। लेकिन एक तो वो खराब कम होगा, दूसरा उसके फाउल होने के चांसेस कम होंगे, तीसरा वो थोड़ा सा हीट को अच्छे से मैनेज करता है एक नॉर्मल स्पार्क प्लग के कंपैरेटिवली। तो आपको परफॉर्मेंस में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा यहां पर, लेकिन ब्रेक डाउन के जो चांसेस हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे अगर आप नॉर्मल स्पार्क प्लग की जगह इरिडियम स्पार्क प्लग यूज करेंगे। तो ये जो टिप्स मैंने बताई हैं इन पर अगर आप ज्यादा ध्यान दोगे तो चांसेस हैं कि आपके जो इंजन की और ओवरऑल जो फ्यूल सिस्टम की लाइफ है वो ड्रास्टिकली बढ़ेगी, कम होने की बजाय। लेकिन 100% नहीं है। 100% अगर चाहते हो तो कार्बोरेटर की कराओ जेटिंग। जेटिंग क्या होती है, जो आपका मेन जेट है वो थोड़ा सा बड़ा लगाया जाएगा, जिससे कि फ्यूल जो है वो थोड़ा ज़्यादा जा सके, जिससे एयर फ्यूल रेशियो है वो E20 के हिसाब से हो पाए, ताकि लीन मिक्सचर ना हो। तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो सकती हैं। उसके अलावा कार्बोरेटेड मशीन्स में आप एक एक्स्ट्रा फिल्टर है वो लगा सकते हो, ताकि जो कचरा है वो फिल्टर थोड़ा सा तो रोके। उसके अलावा जो E20 कंप्लाइंट किट्स अगर आपकी पर्टिकुलर बाइक के लिए अवेलेबल हैं तो वो सबसे बेस्ट रहेगा, वही लगा लो। और जब रबर के पार्ट्स आपके डिग्रेड होने लग जाएं तो उनको रिप्लेस करो E20 कंपैटिबल रबर एंड प्लास्टिक के पार्ट से, अगर वो मिलते हैं तो। और भी अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप टैंक को अंदर से कोट करा सकते हो ऐसे केमिकल से जो कि एथेनॉल रेजिस्टेंट है, लेकिन वो बहुत मुश्किल से मिलेगा। आई वुड सजेस्ट कि वो रहने दोगे तो ही बेहतर रहेगा। फ्यूल इंजेक्टेड अगर आपकी मशीन है तो उसकी ट्यूनिंग तो आई डोंट थिंक कि आप करा पाओगे। बाकी अगर उसके लिए फ्लेक्स फ्यूल किट या फिर E20 कंप्लाइंट किट अगर आपका मैन्युफैक्चरर बनाता है और एक वो सूटेबल रेट पर मिलती है, मतलब अगर 1 लाख रुपए की आपकी फ्यूल इंजेक्टेड बाइक है और उसके लिए 2 से 3 हज़ार रुपए के बीच में E20 का किट मिल रहा है, या मैक्सिमम 5,000 तक पूरा कंप्लीट किट E20 का आपको मिल रहा है, तो ले लो भाई। 10,000, 15,000, 20,000 का किट मिल रहा है तो मत लो, उतना तो नुकसान ही नहीं होगा। दैट्स व्हाट माई पॉइंट इज। उसके बाद में बात करते हैं उन लोगों के लिए जो बाइक को कम चलाते हैं। तो अगर आप 2-4 दिन में बाइक को एक बार चलाते हो तो भी ठीक है, कोई ज़्यादा विशेष आपको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने पहले बताई उन्हीं को फॉलो कर लेना। 6 से 7 दिन में एक बार अगर आपकी बाइक निकलती है तो आपको एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। सबसे पहले अपना जो ऑन और रिजर्व और ऑफ वाला जो फ्यूल टैप होता है उसको ऑफ पे करना है। उसके बाद में कार्बोरेटर के नीचे की साइड एक स्क्रू लगा रहता है, उस स्क्रू को खोलना है और कार्बोरेटर के अंदर जितना भी पेट्रोल है उसको आपको निकाल लेना है। अब वो आप किसी कंटेनर में निकाल लेंगे तो बेहतर रहेगा, वो वापस फिर आप फ्यूल टैंक में डाल दीजिए, तो आपका पेट्रोल भी वेस्ट नहीं हुआ और आपका कार्बोरेटर है वो खाली भी हो गया। खाली क्यों करना है, ताकि जो कार्बोरेटर की बाउल में जो पेट्रोल है वो सड़े ना। फिर जैसे ही आपको बाइक चलानी है तो सीधा ऑन या रिजर्व में किया, चांसेस हैं कि आप पीछे वाली टिप मान रहे हो और बाइक ऑन में है आपकी, मतलब तेल ज़्यादा से ज़्यादा है उसमें, आपने ऑन पे किया, थोड़ी देर में कार्बोरेटर आपका भर जाएगा, उसके बाद में बाइक को स्टार्ट करके आप चला सकते हैं। ये एक टिप है जो कि अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको कार्बोरेटर को बार बार नहीं खुलवाना पड़ेगा। फिर अगर 7 दिन से 15 दिन के बीच अगर आप बाइक को खड़ा रखते हैं और कभी कभार चलाते हैं
तो आप टंकी फुल रखिए। वैसे टंकी पूरी खाली भी रखी जा सकती है, लेकिन पूरी टंकी खाली करने में ज़्यादा दिक्कत होगी। फुल अगर आप उसको रख लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, लेकिन वो फ्यूल कहीं गायब नहीं हो रहा है, इतना भी वेपराइज नहीं होता है फ्यूल जितना आप लोग समझते हैं। फिर बारी आती है लंबे समय तक किसी को अगर बाइक को खड़ा करना है तो लंबे समय तक बाइक को अगर खड़ा करना है तो उसकी बहुत सारी एक पूरी लंबी लिस्ट होती है, जो कि किसी अलग वीडियो का टॉपिक है। लेकिन E20 स्पेसिफिक बता देता हूं। सबसे पहले कार्बोरेटर खाली करना है, और टैंक जो है, पेट्रोल टैंक है, उसको पूरा खाली करना है। पूरा मतलब पूरा, उसके अंदर एक बूंद भी पेट्रोल की नहीं रहनी चाहिए। जितना खाली होता है उतना कर लें। फिर टैंक का जो ढक्कन है उसको अलग करके रख दें, टैंक को धूप में रख दें, तो सारा पेट्रोल जो है वो उड़ जाएगा। कार्बोरेटर वालों के लिए ये करना आसान है। जिनके पास फ्यूल इंजेक्टेड मोटरसाइकिल्स हैं उनके लिए आपको टंकी को रिमूव करना पड़ेगा और सब कुछ पूरा एकदम खाली करके सुखा के ही रखना है। अगर आप 1 महीने या उससे ज़्यादा के लिए बाइक को पार्क कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आपने E20 फ्यूल को फ्यूल टैंक के अंदर छोड़ दिया 20-25 दिन से ज़्यादा, तो गुड लक विद दैट। आपका जो टैंक है वो रस्टिंग खाएगा, और जितने लंबे समय तक आप उसको छोड़ के रखेंगे ना, उतना ही ज्यादा आपको सड़ा हुआ मिलेगा आपका फ्यूल टैंक। और अब जाते जाते ये बात कर लेते हैं कि कौन कितने ज्यादा रिस्क में है। तो सबसे ज्यादा रिस्क में है BS3 वाले। BS3 में क्या है कि चारकोल कनिस्टर नहीं लगा हुआ है, तो आपका जो फ्यूल टैंक है वो ब्रीथ डायरेक्टली आपकी जो कैप है उसके थ्रू करता है। ब्रीथ से मेरा मतलब ये है कि जो टैंक है उसके अंदर चाहे पंप लगा हुआ हो, चाहे नॉर्मल आपकी फ्यूल की टैप लगी हुई हो, बेसिकली इंजेक्टर को या कार्बोरेटर को जो पेट्रोल जा रहा है, तो टैंक में से जब पेट्रोल कम हो रहा है तो वो जो जगह बन रही है उस जगह पे वैक्यूम नहीं रह सकता है, वहां पर हवा आती है, हवा उसकी जगह लेती है, तभी ये सारा सिस्टम एफिशिएंटली वर्क करता है। तो जब हवा आएगी तो हवा के साथ नमी भी आएगी। BS3 में सबसे ज़्यादा आसानी से हवा आती है और हवा के साथ नमी भी आती है। तो सबसे ज़्यादा रिस्क में BS3 कार्बोरेटर वाले हैं। उनसे कम रिस्क में BS3 फ्यूल इंजेक्शन वाले हैं। फिर उनसे कम रिस्क में है BS4 लेकिन कार्बोरेटर वाले, क्योंकि उनमें डायरेक्ट टैंक जो है वो हवा नहीं ले रहा है। टैंक को सांस लेने के लिए भी आपका चारकोल कनिस्टर वाला सिस्टम है वो लगाया गया है। तो चारकोल कनिस्टर में से जब हवा आती है तो वो उतनी ज़्यादा नमी नहीं लेके आ पाती है, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की जो नमी है वो तो रहेगी ही। और हाँ, एक चीज़ जस्ट अभी मुझे याद आई है, BS3 में कार्बोरेटर भी ब्रीथ करता है, और वो भी सीधे खुली हवा में से करता है। BS4 में कुछ मशीन्स में डायरेक्टली ब्रीथ करता है, तो जो डायरेक्टली ब्रीथ करता है उसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, और कुछ मशीन्स में वो चारकोल कनिस्टर के थ्रू ब्रीथ करता है, तो उसमें थोड़ा सा रिस्क है वो कम है। लेकिन ओवरऑल आप ये मान लो कि BS4 कार्बोरेटर वाले हैं, उनका रिस्क BS3 कार्बोरेटर के कंपैरिजन में थोड़ा कम है। उससे कम रिस्क में है BS4 फ्यूल इंजेक्शन वाले, और फिर सबसे कम रिस्क में है BS6 वाले, क्योंकि उनकी जो मशीन्स हैं वो E10 कंपैटिबल हैं, और E10 से E20 का जो शिफ्ट है वो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये पूरा चार्ट है कौन कितना ज़्यादा रिस्क में है। लेकिन भाई अगर E20 कंपैटिबल आपकी मशीन नहीं है ना, 2023 से पहले की अगर आपकी मशीन है, तो वो E10, E5, E0 कुछ भी हो जाए वो रिस्क में तो है। सारी चीज़ें आई होप मैंने क्लैरिफाई कर दी हैं, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो अब इन टिप्स को फॉलो करिए और अपनी मशीन को बचाइए। ऑन दैट नोट इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।